आज की क्लास में हम डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट करने वाले हैं। केमिकल काइनेटिक्स हमारा खत्म हो गया था लास्ट क्लास में। एंड आई रियली होप कि आपने होमवर्क डीपीपीज उसकी सॉल्व करी होंगी, मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके शेयर कर दी थी। क्योंकि उन होमवर्क डीपीपीज में बिल्कुल आपके उस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं जो आपके एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। तो डी एंड एफ ब्लॉक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। डी एंड एफ ब्लॉक में सबसे पहला टॉपिक आपका रहने वाला है पोजीशन एंड जनरल प्रॉपर्टीज की, क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, क्या उनकी जनरल प्रॉपर्टीज है, इससे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ट्रांजिशन मेटल्स होते क्या है। ट्रांजिशन को डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। जो अभी तक जैसे आपने एस ब्लॉक पता है, आपको पी ब्लॉक पता है, वैसे ही अब डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। जिसके डी और डी सबशेल में याद हो न्यूट्रल हो या फिर आयंस में हो, इनकम्प्लीट हो अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो। मतलब आपके D10 तक हो सकते हैं, D0 से D10 तक हो सकता है। लेकिन अगर कुछ इनकम्प्लीट हो, मतलब D1 हो, D2 हो, D3 हो, D9 तक अगर हो, मतलब इनकम्प्लीट अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो, तो हम बोलते हैं कि वो ट्रांजिशन मेटल या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में वो काउंट होता है। अब जरूरी नहीं है कि न्यूट्रल एटम में ही ये कंडीशन की बात हो रही हो। अगर वो आयन में अपने मतलब किसी Mn+ आयन को बना के तब भी अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D1 से लेके D9 तक अगर ऐसे आ रही हो, तो हम बोलते हैं कि वो एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है या फिर वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट उसकी उसका जो डी सबशेल है वो इनकम्प्लीट होना चाहिए। D0 का मतलब तो बिल्कुल खाली ही हो जाएगा। D10 का मतलब वो फुली फिल्ड हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, इनकम्प्लीट, या तो अपने न्यूट्रल स्टेट में या फिर अपने आयन फॉर्म में वो इनकम्प्लीट डी सबशेल अगर रखे तो हम उसको बोलते हैं कि वो डी ब्लॉक एलिमेंट। अभी ट्रांजिशन मेटल का मतलब क्या है, कि ट्रांजिशन वर्ड क्यों इन्होंने यूज किया है, क्योंकि अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो डी ब्लॉक जो है एस और पी ब्लॉक के बीच में आ रहा है डी ब्लॉक। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो आप जब एस से डी में आ रहे हो तब ट्रांजिशन मार रही है, मतलब चेंज हो रही है ऐसे। पी से अगर आप डी में आओ तो ट्रांजिशन हो रहा है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज का मतलब प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे इन तीनों की जो है सेम नहीं है। अब ये बीच में एकदम आ गए डी ब्लॉक वाले एस और पी के, तो इसलिए इनको क्या बोल दिया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऐसे ही एफ ब्लॉक वालों को बोल देते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये दो बातें हो गई हमारी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स है क्या, जिसका डी सबशेल इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखता हो। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ट्रांजिशन कर रही है कुछ ऐसे डी में आने में, या फिर मतलब ये मान लो कि एस और पी के बीच की जो प्रॉपर्टीज है दैट आर डी ब्लॉक ट्रांजिशन कर रही है केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे ही एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये हमारी पूरा डी ब्लॉक की पिक्चर आपको यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है। फर्स्ट वाला जो सीरीज है, मतलब ये n=3, पीरियड नंबर =3 में जो आपको सीरीज नजर आ रही है डी ब्लॉक में, उसको बोलते हैं 3D सीरीज। ये फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक आप इसको बोलते हो। उसके बाद ये टेरियम टू कैडमियम आपके 4D, फिर लैंथनम टू मरकरी आपका 5D, और ये लास्ट आपका 6D। 6D में आपको बोलूंगी नहीं याद करने को, लेकिन ये जो ऊपर वाली तीनों सीरीज हैं ये आपको याद होनी चाहिए कि मतलब इसमें कौन से एलिमेंट्स में कितने कितने डी ब्लॉक के कितने कितने डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो इसको याद कैसे करते हैं हम। पहला वाला तो आपने शायद पहले भी पढ़ा हो, 3D वाला। ये स्कैंडियम वाला तो स्कूटी विक्रमन फीको निकुजन, ऐसे करके इसको आप एलिमेंट्स को याद कर सकते हो। या तो आपका कुछ और भी तरीका हो सकता है, आपने बनाया हुआ हो स्कूटी विक्रमन फीको निकुसन। उसके बाद 4D वाले को यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राहें पड़ी आगे चलकर। फिर से बोल रही हूँ, स्क्रीन शेयरिंग एक सेकेंड।
ये आपकी 3D 4D 5D 6D। तो मैं बता रही थी आपको 4D का कि यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राहें पड़ी आगे चलकर। 5D वाले का ला हफ्ता वरना रमेश और इंदर पीटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। हो सकता है आपने कुछ और तरीके से याद कर रखा हो, लेकिन ये मतलब कॉमन एक वो बनाया हुआ है निमोनिक टू लर्न 3D 4D एंड 5D, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इन्हें लर्न करना कि किसके नीचे कौन सा एलिमेंट आता है और किसमें कितने डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये सब आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। 6D मैं नहीं बोलूंगी याद करने के लिए, उसमें पूरे आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आ जाते हैं मोस्टली, उनकी केमिस्ट्री हम नहीं स्टडी करते हैं यहाँ पे। तो अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन में जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो ये है n-1 d1 to 10 ns 0 to 2। n-1 क्या है, जैसे 3D अगर होगा तो यहाँ पे 4s होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर 5s की हम बात करें तो यहाँ पे 4D वाले आएंगे, 6s की बात करें तो 5D आएंगे। ये 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। तो यहाँ की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 3D सीरीज के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे उनका ये एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। ये स्टार्ट किससे होता है एटॉमिक नंबर, स्कैंडियम का 21 से होता है, तो 21 से 30 तक आप जा सकते हो काउंट कर करके, Zn तक 21, 22, 23, 24 ऐसे करके। उसके बाद आप कैसे याद कर सकते हो कि डी सब शेल में कितने इनके इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे 21 में ये लास्ट में 1 आ रहा है तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे 1 होगा, फिर ऐसे यहाँ पे 2 होगा, इसमें यहाँ पे 3 होगा। अब क्रोमियम और कॉपर जो है थोड़ी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। कैसे रखते हैं, क्यों रखते हैं, वो सब अभी देखते हैं। अब क्रोमियम में आप देखो, पहले अगर हम यहाँ से यहाँ चल रहे थे तो 3D में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया सबसे पहले, ये एस जो सबशेल है 4s वाला, ये तो फील्ड ही है। अब 3D में यहाँ पे एक आपका फिल हुआ, उसके बाद नेक्स्ट वाले एलिमेंट में गए तो एक और फिल हो गया, तो 2 हो गए, यहाँ पे एक और फिल हो गया तो 3 हो गए। अब यहाँ पे अगर एक और फिल होता तो डी में 4 जो है इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए थे, लेकिन आप देख सकते हो डी में कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 5 आ रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि अभी D5 बनने के बाद आपका हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है कि यार मोर स्टेबल। D5 या फिर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल देन और कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो उससे ज्यादा। तो यहाँ पे उसको पॉसिबिलिटी दिखती है कि वो D5 बना ले, तो वो D5 बना लेता है, अपना D4 छोड़ के वो D5 बना लेता है, और एक जो S का इलेक्ट्रॉन है वो भी अपना D में वो ट्रांसफर करवा लेता है। तो यहाँ पे अब क्रोमियम की आपको एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है, क्योंकि एकदम अलग है। आप ऐसे डायरेक्टली अगर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करने बैठो तो आप इसकी गलत कर दोगे, तो आपको क्रोमियम की यहाँ पे अलग से याद करनी है। क्या हो जाएगी इसकी, D5 3D5 4s1। एस में 2 होने चाहिए थे लेकिन अब एक ही है, और डी में यहाँ पे 5 है। अभी ट्रांसफर होना क्यों पॉसिबल है एस और डी से, क्योंकि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन इनका जो वो है एनर्जी लेवल, वो इनका गैप जो है बहुत कम हो जाता है। लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3D एंड 4s। या आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा, तो इनका डिफरेंस जो एनर्जी का वो बहुत कम हो जाता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की पॉसिबिलिटी है, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है टू अचीव मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जो की थी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आपका आता है मैंगनीज। फिर मैंगनीज में भी वही D5s2 हो गया, आयरन में D6s2 हो गया, कोबाल्ट में D7 एक और बढ़ गया, निकल में एक और बढ़ गया, D8 हो गया। अब फिर से वही जो क्रोमियम वाली चीज थी यहाँ पे ऑब्जर्व होती है, अब यहाँ पे D10 जो है वो अचीव हो जाता है, D10 और S1। अब फिर से यहाँ से S का एक इलेक्ट्रॉन वो ले गया D सब शेल में, और एक और फिल हुआ ही था, तो ये हो गया आपका D10 या फिर फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे अचीव हो गई कोबाल्ट। तो जिंक में S भी भर गया, आगे D भी भर गया, और उसके बाद यहाँ पे कोबाल्ट की भी आपको एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है, जो की है D10S1। उसके बाद कुछ और एक्सेप्शन है यहाँ पे, जैसे पैलेडियम आता है निकल के नीचे, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, ये इनकी भी यहाँ पे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। पैलेडियम की जैसे आप देख सकते हो 4D10 5s0। इसकी प्लैटिनम की और भी ज्यादा एक्सेप्शनल है। अब आप नीट के हो वैसे, लेकिन जेई में इसके बारे में पूछ चुका है, इसकी होती है 5D9 6s1। ये और भी ज्यादा एक्सेप्शनल, यहाँ पे पूरा जो इसका वो रहता है अलग अलग, मतलब
एक ही ग्रुप में आप देख सकते हो, निकल वाले ग्रुप में ही अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो। पैलेडियम की ये अचीव होती है 4d10 5s0 और प्लैटिनम की 5d9 6s1। उसके बाद क्रोमियम और कॉपर की हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड अचीव करने के लिए कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बना लेते हैं। फिर आगे कुछ जनरल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टीज। कुछ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे आप इसको हीट करोगे ट्रांजिशन मेटल को तो अच्छे से ये हीट को कंडक्ट करेगा। या फिर आप वायर की जगह पे बीच में अगर ट्रांजिशन मेटल का कुछ सर्किट कनेक्ट करने के लिए लगाओ तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छे से कंडक्ट कर रहा है और हीट भी अच्छे से कंडक्ट कर रहा है। यही प्रॉपर्टीज मेटल की भी होती है। अब ये भी तो ट्रांजिशन मेटल्स ही है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इनकी लो वॉलेटिलिटी होती है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे बहुत वॉलेटाइल हो जाते हैं, इजीली वेपराइज हो जाते हैं पड़े पड़े ही, वो इनकी प्रॉपर्टी नहीं होती ट्रांजिशन मेटल्स की। उसके बाद लस्टर, मतलब ये जो चमक आपको दिख रही है, शाइनीनेस, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो ट्रांजिशन मेटल्स के लिए। और हार्ड होते हैं एकदम आराम से, या आप कुछ इन्हें प्रेस करके दबा नहीं सकते ऐसे कुछ। ऑब्वियसली एक्सेप्शन इज मरकरी, मरकरी तो लिक्विड भी होता है रूम टेम्परेचर पे, और टच तो उसको हमें करना नहीं है, कार्सिनोजेनिक होता है, तो एक्सेप्शन है उसकी यहाँ पे मरकरी। उसके बाद डक्टिलिटी मैलेबिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी मैलेबिलिटी क्या होती है, कोई बताएगा? डक्टाइल क्या होते हैं, मैलेबल क्या होते हैं? मैम डक्टिलिटी में तो थिन वायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं मेटल्स को, और मेलिएबिलिटी में थिन शीट्स में। बहुत बढ़िया दीदी। डक्टाइल मतलब आप उसको वायर्स में ड्रॉ कर सकते हो, और मैलेबिलिटी मतलब उसको थिन शीट्स में बीट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये अगर वायर में बनाना चाह रहे हो तो आप ऐसे सोच सकते हो कि बिल्कुल पाइप लेके आप उसको आराम से बेंड कर पा रहे हो, या फिर बीट कर करके आप उसे शीट्स में कन्वर्ट कर पा रहे हो। उसके बाद ये कुछ एक्सेप्शन है आपकी जो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करती है, मैंगनीज, जिंक, कैडमियम, मरकरी। मरकरी तो आपको पता ही है, ये तीनों भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे कि मैंगनीज, जिंक, कैडमियम, ये भी ये प्रॉपर्टी जो है डक्टिलिटी मैलेबिलिटी ये शो नहीं करते। उसके बाद कुछ मेटेलिक स्ट्रक्चर, ये वैसे सॉलिड स्टेट में पढ़ाए जाते थे, लेकिन सॉलिड स्टेट क्योंकि अब कट चुका है तो एक बार बस इसको देख लेना, ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना इस वाली प्रॉपर्टी पे, क्योंकि लेकिन एनसीईआरटी में अभी तक दी हुई है ये डी ब्लॉक में, इसलिए मैं बता रही हूँ। जो आपके 3D सीरीज है उनको ऐसे 3 स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे डिवाइड करके दिखाया हुआ है। पहला स्ट्रक्चर आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, मतलब बीच में आपका एक एटम होगा और कॉर्नर्स में आपके ये एटम्स प्रेजेंट होंगे, कुछ ऐसा होता है बीसीसी का स्ट्रक्चर। तो ये सारे एलिमेंट्स आपके ये शो करते हैं बीसीसी वाला स्ट्रक्चर। उसके बाद हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज लाइक, ये ऊपर आप एक हेक्सागन देख सकते हो, नीचे एक हेक्सागन होता है, और बीच में एक ऐसे ट्रायंगल के शेप में ये एटम्स इसके अरेंज होते हैं। तो ये इनका लैटिस स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि मतलब सॉलिड स्टेट में ऐसे ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया आपका एचसीपी का स्ट्रक्चर। उसके बाद सीसीपी को एफसीसी भी बोल सकते हैं। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये अगर एक फेस है, ये फेस है सॉलिड का या फिर क्यूब का, तो उसके फेस के सेंटर में भी, ये एफसीसी का मतलब ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक या फिर क्यूबिक क्लोज पैक्ड भी बोलते हैं, कि फेस के सेंटर में भी यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट हो और कॉर्नर्स में भी यहाँ पे प्रेजेंट हो, दैट इज योर एफसीसी स्ट्रक्चर। क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। सॉलिड स्टेट में आप और डिटेल में पढ़ते हैं इनको, लेकिन कोई बात नहीं, अब कट गया है तो। ग्लिच हो रहा है, एक सेकेंड। ये जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी अभी तक, इनसे कोई क्वेश्चन यूजुअली पूछा नहीं गया अभी तक, इसलिए आपसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा नहीं। आगे जो हमारी और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आप देखोगे उसमें मैं आपसे पीवाईक्यूज पूछती हूँ। तो ये हमारे तीनों मेटलिक स्ट्रक्चर्स थे। नेक्स्ट आती है आपकी प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो आप जैसे ये
देख सकते हो प्लॉट मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस एटॉमिक नंबर का, तो ऐसा कुछ नजर आता है आपको, ये 3D सीरीज के लिए, एक 4D सीरीज के लिए, और ये ऊपर वाला 5D सीरीज के लिए। तो इसमें आप ये देखो, जो ये पीक्स आई हैं इन कर्व में, ये 3D सीरीज का, ये 4D का, और ये 5D का। तो जो आप ये पीक देख रहे हो क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन की, ये आप देख सकते हो कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इनमें सबसे ज्यादा है। तो मतलब ये पहले मेल्ट कर करके इसका एक ग्राफ बना लिया, फिर अगर रीजन समझने लगे हम, तो रीजन इसका ये आ जाता है कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनमें है। इसमें क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन में डी में 5 है और एस में 1 है, ये तो कितने हो गए टोटल 6। यहाँ पे आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या बढ़ जाता है इनके अंदर, मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ने से, अगर उनकी मेटेलिक बॉन्डिंग या मेटेलिक अट्रैक्शन उनके आपस में स्ट्रांग है, तो उनको मेल्ट करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है इस कर्व में हाईएस्ट आता है। उसके बाद ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट चलोगे, फिर अब ये डिक्रीज होने लगेंगे, फिर से मैंगनीज का D5 ही रहेगा, लेकिन S2 हो जाएगा। फिर आगे आगे जैसे जैसे आप चलोगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है डिक्रीज होते हुए आपको नजर आएंगे। तो इसलिए जैसे जैसे हम लास्ट तक पहुंचते हैं, तब तक ये बिल्कुल कम हो जाता है इनका मेल्टिंग पॉइंट्स बाकियों के कंपैरिजन में। तो इसमें आपको इनकी जो वैल्यू है, मतलब वैल्यू नहीं, इनका ट्रेंड जो है, जो हाईएस्ट जो आ रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको हर एक का ऑर्डर याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये समझना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ेंगे तो आपकी जो मेटलिक बॉन्डिंग है वो बढ़ेगी, उसके हिसाब से आपके मेल्टिंग पॉइंट्स जो है यहाँ पे आते हैं। अभी कुछ एक्सेप्शंस है, मैंगनीज की, टेक्नीशियम की, और इसकी तो ठीक है, लेकिन ये ऐसे क्यों एकदम से गिर गए, इनकी कुछ एनामॉलस प्रॉपर्टी होती है, उसकी वजह से इनका नेचर ही थोड़ा ऐसा है अजीब सा। जैसे पी ब्लॉक में भी थोड़ी एनोमलस प्रॉपर्टीज होती है ना किसी किसी की, कोई किसी का एक्सेप्शनली स्मॉल साइज है, वैसे यहाँ पे भी मैंगनीज जो है थोड़ी सी एक्सेप्शनल यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये हो गया आपका मेल्टिंग पॉइंट का डेटा, और इसमें आपको याद रखना है ये जो हाईएस्ट इनकी पीक्स आ रही है ये वाली, और क्या इसका कंसेप्ट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाली। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, कि अगर इन्हें एटम में कन्वर्ट करना हो, एक इंडिविजुअल एटम इनका लाना हो हमें, तो उसका क्या ट्रेंड आता है। तो उसका भी कुछ ऐसा ही कब आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसमें भी वही कंसेप्ट लगाएंगे हम, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाला। ये जो पीक आपको नजर आ रही है, क्रोमियम की, फिर ये मोलिब्डेनम की, और ये टंगस्टन की। वैसे इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम है, मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा है, तो इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है वो भी ज्यादा आती है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, कि अगर आपको एक एटम में उसको कन्वर्ट करना हो मल्टीपल एटम से, तो वो क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसमें भी यही सेम कॉन्सेप्ट लगता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा होंगे तो मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगी, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उन्हें एटम में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है एटॉमिक रेडियाई, कि साइज का अब क्या चक्कर है, साइज कैसे अफेक्ट होता है। तो साइज का इफेक्ट आपने पहले भी पढ़ा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से रिलेटेड होता है। तो जैसे जैसे आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, वैसे वैसे आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता जाता है। यही चीज आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी पढ़ी होगी क्लास 11th में। लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फिर जेड इफेक्टिव आपका बढ़ता चला जाता है। और अगर ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस, तो साइज जो है वो ऐसे अंदर को तरफ होता जाएगा, छोटा होता चला जाएगा लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं। तो अगर लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं तो साइज आपका छोटा नजर होता हुआ आता है। बस ये लास्ट में थोड़ा सा कौन सा फैक्टर आपका डोमिनेट करने लगता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वाला थोड़ा सा। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ये जो आप कर्व देख रहे हो, इसका डेटा भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना डिफरेंस आता है, बिल्कुल एक दो से। अगर एक का 121 है तो एक का 122 हो जाएगा, 124 हो जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है यहाँ पे, ये जो थोड़ा सा इंक्रीज आपको नजर आ रहा है। मेन आपको क्या याद रखना है कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, जैसे लेफ्ट टू राइट का ग्राफ आपको दिया हुआ है, तो लेफ्ट टू राइट जाते टाइम आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो साइज आपका डिक्रीज होगा गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये रेड वाला ग्रीन वाला है आपका 3D सीरीज का, ये ब्लू वाला है 4D का, और ये रेड वाला है 5D का। तो आपको ये भी पता है कि डाउन द ग्रुप आप जाते हो तो शेल बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, तो साइज भी आपका
इंक्रीज होता है, ये चीज आपको पता है। डाउन द ग्रुप जाने पे साइज जो है बढ़ता है। अभी लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है, जो आप ये 4D और 5D का ग्राफ देख पा रहे हो, तो आप देख रहे हो काफी ज्यादा आपस में क्लोज है ये दोनों लाइंस जो है। 3D और 4D में है अच्छा खासा डिफरेंस, लेकिन ये 4D और 5D जो है आपस में क्लोज है। तो इसका क्या रीजन है, आपका लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है क्या, आप 4D सीरीज की कॉन्फ़िगरेशन देखो, 4D 1 to 10, 5S 0 to 2। और 5D सीरीज की कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि अब 4f के इलेक्ट्रॉन्स, जो f सबशेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे फिल हो जाते हैं। 4D से 5D आने के बाद f सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स भी फिल हो जाते हैं। अब आपने शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, सबसे ज्यादा एस का होता है, फिर पी का होता है, फिर डी का होता है, और फिर एफ का होता है, क्योंकि एस वाले इलेक्ट्रॉन सबसे क्लोजर रहते हैं न्यूक्लियस के, फिर उससे बाहर पी होता है, उससे बाहर डी होता है, उससे ज्यादा एफ होता है। तो डी और एफ का जो शील्डिंग इफेक्ट लगता है वो बहुत पुअर लगता है, शील्डिंग बहुत पुअर होती है। तो एफ सबशेल फिल होने से क्या हो गया, शील्डिंग बहुत पुअर है ही, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ गया डाउन द ग्रुप जाने पे। तो इतना होता है वो कि इसमें 4D और 5D में आपस में ज्यादा डिफरेंस नहीं बनता साइज में। 4D और 5D का जो साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बिल्कुल थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है देखने को मिलता है। तो उसको हम बोल देते हैं, इसका क्या रीजन होता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की। 4D सीरीज का साइज इज इक्वल टू 5D सीरीज का साइज। ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो। द पेयर दैट हैज सिमिलर एटॉमिक रेडियाई इज, कौन से एटम्स का सिमिलर एटॉमिक रेडियाई रहता है। अभी मैंने बताया लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन से आपका जो 4D और 5D वाले हैं वो सेम साइज रखते हैं। तो अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लो कौन 4D और 5D में सेम ग्रुप में प्रेजेंट हो। ऑप्शन क्या बोल रहे हो, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन, गुड। बाकी सारे ऑप्शंस आप देखोगे या तो ये हो गया 4D का हो गया, लेकिन ये किसका है, 3D का। 3D में ऑब्जर्व नहीं होता, अगेन ये भी 3D के हैं, नहीं ऑब्जर्व होगा। टाइटेनियम एंड हॉफनियम, टाइटेनियम फिर से 3D का हो गया तो ये नहीं ऑब्जर्व होता। मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन मैं एक बार फिर से वो दिखा दूं, यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग रुक जाती है बार, मैं नेक्स्ट क्लास तक इस ग्लिच को फिगर आउट करूंगी। मैं एक बार ये दिखाना चाह रही थी पीरियोडिक टेबल फिर से। ये कि मोलिब्डेनम और टंगस्टन जो है एकदम एक दूसरे के नीचे, और ये 4D और 5D में लाई कर रहे हैं, इसलिए इनका जो साइज है वो सेम। तो इतना आपको ध्यान रखना है, लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये हो रहा है। उसके बाद एक ये PYQ ट्राई करना, ये ऊपर वाला क्वेश्चन PYQ नहीं था, लेकिन उससे सिमिलर क्वेश्चन आपका आया हुआ है एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम साइज, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम साइज। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, जर्कोनियम एंड हॉफनियम, गुड। ये एक दूसरे के नीचे आते हैं तो ये ऑप्शन आपका सही है, गुड। बाकी ये 3D के हैं, ये नहीं आ रहे एक दूसरे के नीचे, ये 3D में है और ये भी 3D में है, तो गलत है। वैसे भी ये हॉफनियम जिंक के नीचे नहीं आता है, जिंक के नीचे आता है कैडमियम और मरकरी। ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड। अब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ लिया और आपने साइज भी पढ़ लिया है, तो दोनों फैक्टर्स आप देखे, ऑप्शन बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर। देव या श्रेष्ठा में से भी कोई बताए। देव, श्रेष्ठा, आवाज आ रही है मेरी।
आप भी बता दो आदिति। मैम बी ऑप्शन। बी स्कैंडियम टाइटेनियम। देव वेट, ओके ओके देव, आई एम वेटिंग, आप बताओ आंसर। बी ऑप्शन स्कैंडियम टाइटेनियम क्रोमियम मैंगनीज। ये तो करेक्ट है ना, लेकिन इसने पूछा डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर। ये तो करेक्ट है साइज की। लेफ्ट टू राइट जाने में साइज डिक्रीज हो रहा था, और ये लेफ्ट टू राइट का ही ऑर्डर दिया हुआ है, स्कूटी विक्रमन। और कोई बताओ। ठीक से नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, आप बता दो। हाँ आदित्य सही कह रहे हो। ऑप्शन ए सही कह रहे हो। अब ये साइज का ऑर्डर जो है यहाँ पे गलत दिया हुआ है। स्कूटी विक्रमन फीको नी टू जन, ये वाले इससे पहले लाई करेंगे निकल से। निकल का साइज और भी छोटा होना चाहिए इन तीनों से, तो ये साइज का ऑर्डर यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम कुछ डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी के बारे में क्या बात करनी है, बस छोटी सी यही कहनी है कि अगर आपका रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा है और आपका एटॉमिक मास जो है इंक्रीज हो रहा है, मतलब लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, तो क्या है, रेडियस आपका डिक्रीज कर रहा है लेकिन एटॉमिक मास तो आपका इंक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा नेट रिजल्ट आपका कि डेंसिटी आपकी लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है। बस इतना आपको डेंसिटी के बारे में, इंपॉर्टेंट नहीं है थोड़ा सा ही। लेफ्ट टू राइट जाने में साइज कम हो रहा है और एटॉमिक मास बढ़ रहा है, तो डेंसिटी बढ़ रही है। ये आपका पूरा डेटा अटैच्ड है स्लाइड पे कि किस चीज का कितना कितना एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो अभी हम देखेंगे आगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और डेंसिटी, ये सब आपका। अब मैं क्या आपको दिखाना चाह रही थी, ये चीज मेटलिक आयनिक रेडाई, आप देखो इसका डेटा मेटल का। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, आप देख रहे हो कि थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो रहा है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। उसके बाद ये एमएन ने थोड़ी फिर से अपनी एनोमलस प्रॉपर्टी दिखा दी, 137 हो गया 129 से। लेकिन उसके बाद देखो फिर से वही सेम, 129 से 126 डिक्रीज हुआ, फिर से डिक्रीज हुआ, फिर ऑलमोस्ट सेम है, फिर थोड़ा सा बढ़ गया 125 से 128 हो गया, फिर 137 हो गया। तो आप जो ग्राफ का ऐसा डिजाइन देख रहे थे कि थोड़ा सा ऐसे लास्ट में बढ़ रहा था, वो यही था। ये जो लास्ट में 125 से 128 और 137 जो इंक्रीज हुआ है, यही था। बाकी आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और देखना चाहो सबकी, तो यहाँ पे सबकी लिखी हुई है। 3D सीरीज की बात करिए यहाँ पे। उसके बाद और जो प्रॉपर्टीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये सब हम देखेंगे आगे। डेंसिटी आप देख सकते हो, लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, डेंसिटी यहाँ पे आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम सी रह गई, यहाँ पे थोड़ी बहुत डिक्रीज हो गई, यहाँ पे मतलब थोड़ी बहुत कहीं कहीं पे नेग्लिजिबल चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजें वही ट्रेंड फॉलो करती हैं जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ट्रेंड में फिट नहीं आ पाती, लेकिन उनको फिर अलग से याद रख सकते हैं, और कोई फिर ऑप्शन है नहीं वहां पे। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि जिंक की एटमाइजेशन एंथैल्पी जो है लोएस्ट आती है, 126 किलो जूल पर मोल आती है, तो लोएस्ट होने का क्या रीजन या हाईएस्ट होने का क्या रीजन था आपका? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा रहेंगे तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आपकी ज्यादा रहेगी, या फिर मेल्टिंग पॉइंट भी आपका ज्यादा रहेगा। अब जिंक में सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है पेयर्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर्ड फॉर्म में थे, इसलिए आपका इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी सबसे कम आती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती थी? आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती थी श्रेष्ठा? उस दिन गाने चलाने के लिए तो बड़ा अपने आप से अनम्यूट हो जाता, अब आंसर देने के लिए अनम्यूट होता नहीं है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? एनीवन? इंक्रीज इन आयन। ओके, और कैसे इसको थोड़ा ढंग से बताया जा सकता है? आयंस लवर।
आयंस लवर तो नहीं होता बेटा ये। आयनाइजेशन करना मतलब आयन में कन्वर्ट करना, उसके लिए जो एनर्जी लग रही है दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक आइसोलेटेड, हाँ, हीट रिक्वायर्ड टू मेक आयन। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम अगर हम ले, तो उसको अगर हमें उसमें से अगर हमने इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंकना है, उसको प्लस चार्ज में कन्वर्ट करना है, जो भी आप ले रहे हो, तो उससे उसको मतलब आयन में कन्वर्ट करना, दैट इज योर आयनाइजेशन एंथैल्पी। उसमें जो एनर्जी लग रही है उसको, ये प्रोसेस इलेक्ट्रॉन उसका निकाल के फेंकने में जो एनर्जी लग रही है दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो उसका क्या ऑर्डर रहता है? अब ऑब्वियसली बात है, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, मतलब अगर अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, अट्रैक्शन अगर ज्यादा रहेगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगी इलेक्ट्रॉन फेंकने में। तो लेफ्ट टू राइट आप जाओगे तो क्या ट्रेंड ऑब्जर्व करोगे? ये मैंने बता दिया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या क्या ऑर्डर होना चाहिए लेफ्ट टू राइट जाने का? इंक्रीज या डिक्रीज? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होना चाहिए, गुड। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका लेफ्ट टू राइट जाने में बढ़ रहा है, ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा इनके बीच, तो ज्यादा इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी रहेगी लेफ्ट टू राइट जाने में, इंक्रीज, गुड। तो लेफ्ट टू राइट भी आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। उसके बाद ये चीज, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम रहती है, फिर सेकंड ज्यादा, फिर थर्ड ज्यादा। इसका क्या रीजन है? क्योंकि अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं उसको जो न्यूक्लियस है वो और अच्छे से होल्ड कर पाएगा। न्यूक्लियस जो है और अच्छे से इसको होल्ड कर पाएगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन कम बचे, हम उसको कम इलेक्ट्रॉन संभालने हैं, तो वो और अच्छे से उनको संभालेगा। तो अगर आप उसमें से एक और निकालना चाहोगे तो और ज्यादा एनर्जी लगेगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट। फिर आप थर्ड की बात करोगे तो मतलब आपने दो इलेक्ट्रॉन्स अगर निकाल दिए, अब न्यूक्लियस के पास और भी कम इलेक्ट्रॉन्स बचे, -2 हो गए, और भी कम इलेक्ट्रॉन्स बचे उसको संभालने के लिए, तो और अच्छे से उसको होल्ड करेगा। तो अगर आप उसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहो तो सेकेंड आयनाइजेशन से भी ज्यादा एनर्जी लगेगी तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में। तो ये हो गया आपका ऑर्डर, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड का और थर्ड का। तो फर्स्ट से ज्यादा सेकंड, सेकंड से ज्यादा आपका थर्ड रहेगा। और डाउन द ग्रुप जाने में क्या होगा? साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना नहीं बढ़ रहा है जितना साइज बढ़ रहा है। तो साइज वाला फैक्टर यहाँ पे ज्यादा डोमिनेट करेगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी नीचे जाने में डिक्रीज होगी, लेफ्ट टू राइट जाने में इंक्रीज, और डाउन द ग्रुप जाने में डिक्रीज हो गया एज कम्पेयर टू 3D। लेकिन फिर अगेन यहाँ पे लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन वाली चीज 3D से 4D जाने में, तो इनका ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही रहेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी भी, या फिर थोड़ा सा बढ़ने को भी आपको थोड़ा सा बढ़ा हुआ भी दिख सकता है, लेकिन ये नहीं पूछेगा क्योंकि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज हो जाती है। लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन एफ की पुअर शील्डिंग की वजह से बढ़ भी सकता है या फिर सेम रह सकती है आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कम्पेयर टू 4D। 4D से कंपैरिजन की मैं बात कर रही हूँ, तो क्या रह सकता है? सेम रह सकता है या थोड़ा बहुत इंक्रीज देखने को मिल सकता है, क्योंकि एफ की पुअर शील्डिंग है। कम देखने को नहीं मिलेगा, वैसे कम देखने को मिलना चाहिए था। 3D से अगर आप 4D पे आप जाओगे तो साइज बढ़ेगा, साइज वाला फैक्टर डोमिनेट करता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करनी चाहिए थी। ऐसे ही 4D से 5D जाने में भी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करनी चाहिए थी, लेकिन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि एफ की पुअर शील्डिंग और सेम साइज दोनों ही बातें हो जाती है। तो या तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बिल्कुल सेम देखने को मिल सकता है, या फिर थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ सबशेल। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या क्या है? एक तो यही है जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन। उसके बाद क्योंकि अब ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो आपस में भी इनका कुछ रिपल्शन हो सकता है। उसके बाद एक्सचेंज एनर्जी क्या है? जैसे कि आप ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देख सकते हो, तो इनकी जो है मतलब एक दूसरे की जगह पे चेंज होते रहते हैं, या तो ये यहाँ आ जाएगा या फिर ये यहाँ आ जाएगा। मतलब आपने ये पढ़ा है ना डी में +2 +1 0 -1 -2, क्लास 11th में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़े होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि अपनी पोजीशंस को एक दूसरे से चेंज कर करके एक्सचेंज एनर्जी कुछ जनरेट होती है। ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना एक्सचेंज एनर्जी, लेकिन बस एक स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही ज्यादा आपकी एक्सचेंज एनर्जी होगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो एक्सचेंज एनर्जी आपकी ज्यादा रहती है। ज्यादा मतलब क्या है? ये स्टेबलाइज कर रहे हैं एक दूसरे से अपनी जगह को एक्सचेंज कर करके। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पिन की बातें आ जाती हैं। अब वो थोड़ा ज्यादा क्वांटम में नहीं घुसना है हमें, बस यही याद रखना है कि स्पिन
की वजह से ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ही बात करते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा रहती है। इसलिए आप अगर ये देखो क्रोमियम प्लस है और मैंगनीज प्लस है अगर, तो आप देख सकते हो कि मैंगनीज प्लस से ज्यादा आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है क्रोमियम प्लस की। अब ये क्यों है, क्योंकि ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक्सचेंज एनर्जी सिर्फ इनकी आपस में हो सकती है, या एस के साथ तो कोई है ही नहीं ऑर्बिटल दूसरा, या फिर पी अगर होता तो उसकी आपस में चल रही होती, क्योंकि +1 0 -1, तो एक्सचेंज एनर्जी सिर्फ एक सबशेल के बीच होती है, दूसरे सबशेल से उसका कोई रिलेशन नहीं होता। ये खास बात आप ध्यान रखोगे। फिर से बोल रही हूँ, एक्सचेंज एनर्जी का सिर्फ अपने सबशेल के बीच में एक्सचेंज करता है अपनी स्पिन को, दूसरे सबशेल से उसका कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए अगर आप देखोगे, मतलब अगर डी में भी और क्रोमियम प्लस में, मैंगनीज प्लस में, डी में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन एस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग है। एस से इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक देंगे एज कंपेयर टू D5। यहाँ पे हाफ फिल्ड जो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हम बोलते हैं, उसके पीछे भी यही रीजन है कि हाफ फिल्ड क्यों स्टेबल है, एक्सचेंज एनर्जी यहाँ पे अच्छी खासी हमें मिल जाती है, अच्छा खासा स्टेबलाइजेशन यहाँ पे मिल जाता है। तो ये तीनों फैक्टर्स को कंसिडर करके ही आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर आया होता है कुछ कुछ। अब जैसे Fe2+ और Mn2+ में भी आप Mn2+ का जो है ज्यादा देख सकते हो आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर से वही बात, यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी अच्छी खासी है, हाफ फिल्ड भी है, और ये अकेला बैठा है 4s। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, इस 4s को आप इजीली रिमूव कर सकते हो, आराम से फेंक सकते हो। तो Mn2+ की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, D5 कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, एक्सचेंज एनर्जी अच्छी खासी है। एस को एस अकेला पड़ गया, यहाँ पे हम आराम से निकाल के उसको फेंक सकते हैं। दिस वाज अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी मेरी एक और क्लास है, वरना मैं आगे अभी और पढ़ा देती हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इससे रिलेटेड स्लाइड्स मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ।